હેલો એવરીવન. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે એક સરખા દિવસ સુખના પોયમ કરી હતી. આજે 12th સ્ટેન્ડર્ડ માટે ચેપ્ટર નંબર 4 લઈ આવ્યો છું, જેનું નામ છે નારાયણ હેમચંદ્ર, જેના લેખક છે ગાંધીજી અને સાહિત્ય પ્રકાર છે આત્મકથા. સાહિત્ય પ્રકાર શું છે? આત્મકથા. અને આ ચેપ્ટર છે ને એક બુકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. થોડોક એક્સ્ટ્રેક્ટ એટલે કે થોડો જ એમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, જે બુકનું નામ છે સત્યના પ્રયોગો. સો અગેન રિપીટિંગ, ચેપ્ટર છે નારાયણ હેમચંદ્ર, લેખક ગાંધીજી, સત્યના પ્રયોગો બુક અને આત્मकथा खंड. આ चार वस्तु तुमने याद रखवानी. एस मैंने आपको सजेस्ट किया था कि 1-1 मार्कर में बोर्ड में आ सकता है. नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर. આ જ અરસામાં સ્વનારાયણ હેમચંદ્ર વિલાયતમાં આવ્યા હતા. લેખક તરીકે તેમનું નામ મેં સાંભળ્યું હતું. તેમને હું નેશનલ ઇન્ડિયન એસોસિએશનવાળા મિસ મેનિંગના ત્યાં મળ્યો. મિસ મેનિંગ જાણતા હતા કે મને બધાની સાથે બળતા નહોતું આવડતું. હું તેમને ત્યાં જતો ત્યારે મૂંગે મોડે બેઠો રહેતો. કોઈ બોલાવે तो ज बोलूँ. अब ये चैप्टर में गांधी जी अपने विलायत यानी फॉरेन दैट इज़ इंग्लैंड में गए थे, तो वहाँ की बात कर रहे हैं कि जो नारायण हेमचंद्र है वो आए थे. और मैं उनको कैसे जानता था कि वो लेखक है, इतना मुझे पता है कि वो लिखते हैं कुछ ना कुछ. अब वो कहाँ मिले? तो एक इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस चल रहा होगा, वहाँ पे मिस मैनिंग है, मिस मैनिंग के कोई ऑर्गेनाइज़र होंगे. वहाँ पे वो कुछ प्रोग्राम अटेंड करने गए होंगे, तो वहाँ पे उनको नारायण हेमचंद्र मिले. अब जो मिस मैनिंग है वो जानते थे कि जो गांधी जी हैं वो सबके साथ इतना अच्छी तरह घुल मिलते नहीं थे. हाँ, और वहाँ पे वो जाते तो वो चुप होके बैठ जाते, कुछ बोलते नहीं. और जब उनको कोई पूछे या बुलावे तभी वो बोलते. नेक्स्ट पॉइंट, તેમણે નારાયણ હેમચંદ્રની ઓળખાણ કરાવી. अब जो मिस मैनिंग है उसने ही नारायण हेमचंद्र की गांधी जी से ओळखाण कराई. नारायण हेमचंद्र अंग्रेजी नહોતું આવડતું. તેમના પોશાક વિચિત્ર હતા. બેડોર પાટલુન પહેર્યું હતું, ઉપર ચોળાઈ ગયેલો કાઠેલ મેલો, બદામી રંગનો કોટ હતો, નેટકાઈ કોલર ન હતા, કોટ પારસી ઘાટના પણ ડોર વિનાનો, માથે ફૂમतेवाળી ऊनની ગૂંથેલી ટોપી, તેમણે લાંબી દાઢી રાખી હતી. अब नारायण हेमचंद्र को जो इंग्लिश है वो बिल्कुल नहीं आती थी. उनका जो पहरवेश था ना वो विचित्र था. उन्होंने पाटलून पहना था, मतलब धोती पहनी थी, और ऊपर मेलो, काठेल मेलो मतलब कॉलर वाला बादामी रंग का कोट पहना था, और कॉलर नहीं था उसमें मतलब. और जो वो थोड़ा पारसी जैसा लग रहा था मतलब कोट, और माथे ऊपर मतलब फूमता वाली टोपी होती है ना ऊपर, वो पहनी थी. और उसको लंबी दाढ़ी भी थी, मतलब दाढ़ी भी करेली हुई थी. सी दिस, ये 2 मार्कर में आपको है ना पहरवेश पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा. बेडोर पाटलून, ચોળાઈ ગયેલો કાટેલો મેલો, બદામી રંગનો કોટ, પારસી જેમ થોડો દેખાતો હતો, માથે ફૂમતાવાળી ટોપી ગૂંથેલી હતી. अब कद एक वर्યું, ठींगड़ू कहिए तो चाले. अब वो बहुत पतले थे. कद मतलब पतले, सिंगल, और मतलब ठींगड़ू मतलब बहुत ही हाइट उनकी छोटी थी. मुँह पर शीरी ना डाग था. शीरी यानी कि कुछ वन टाइप ऑफ दाने होते हैं ना मुँह पे, वो थे. फिर चेहरो गोल, नाक नहीं अणीदर, नहीं चिंबू, दाढ़ी ऊपर हाथ फर्या करे. अब जो चेहरा था वो गोल था, नाक नहीं था, मतलब थोड़ा बाहर से अणीदार बनने में बाहर से नाक जो थोड़ा होता है ना शेप में, वैसा था. और दाढ़ी पे बार बार वो हाथ फिरा करते थे. બધા ફૂલ કડાક લોકો વચ્ચે નારાયણ હેમચંદ્ર વિચિત્ર લાગતા હતા અને બધાથી નોખા પાડી જતા હતા. अब मतलब पूरे कॉन्फ्रेंस में सबसे अलग वही दिखे और अनोखे हो गए और बहुत विचित्र लग रहे थे. આપનું નામ મેં બહુ સાંભળ્યું છે, આપના કંઈ લખારો પણ વાંચ્યા છે. આપ મારે ત્યાં આવશો? નારાયણ હેમચંદ્રનો સાથ બાંભરો હતો. તેમણે હસમુખ ચહેરે જવાબ આપ્યો, તમે ક્યાં રહો છો? સ્ટોર સ્ટ્રીટમાં. ત્યારે તો આપણે પડોશી છીએ. મારે અંગ્રેજી શીખવું છે, તમે મને શીખવશો? મેં જવાબ આપ્યો, જો આપને કંઈ મદદ કરી શકું તો રાજી થાઓ. મારાથી બનતી મહેનત જરૂર કરીશ. આપ કહો તો હું આપને ત્યાં આવીશ.
ना ना, હું જ તમારે ત્યાં આવીશ, મારી કને પાટમાળા છે તો હું લેતો આવીશ. अब गांधी जी बोलते हैं और नारायण हेमचंद्र को कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आपके लेखन भी मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे, मतलब मेरे वहाँ आओगे. तो नारायण हेमचंद्र का जो आवाज़ था वो बहुत कठिन था, बहुत जोर का था, और उन्होंने हंसमुख चेहरे मतलब खुशी से बोला कि आप कहाँ रहते हो. तो बोले कि मैं, गांधी जी बोले कि मैं स्टोर स्ट्रीट में रहता हूँ. तो वो बोलता है कि तो अपन पड़ोसी हैं, कि मुझे ना अंग्रेज़ी सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो क्या तुम मुझे सिखाओगे. तो गांधी जी ने जवाब हुआ आप दिया कि मतलब हाँ, अगर किसी की मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, और जितनी मेरे से मेहनत होगी मैं उतना सब कराऊँगा, और मैं ही आपके यहाँ आ जाऊँगा तुम कहो तो. तो जो नारायण हेमचंद्र बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ही तुम्हारे वहाँ आऊँगा, और मेरे पास जो पाठमाला है मतलब कोई ग्रामर की बुक है वो भी मैं लेके आऊँगा. नेक्स्ट, અમે વખત મુકરર કર્યો, અમારી વચ્ચે બારે સ્નેહગાંઠ બંધાઈ. નારાયણ હેમચંદ્રનો વ્યાકરણ મુદ્દલ નહોતું આવડ. ઘોડો ક્રિયાપદ બને ને દોડવું નામ બને, આવા વિનોદી દાખલા તો મને કેટલાય યાદ છે, પણ નારાયણ હેમચંદ્ર મને પી જાય તેવા હતા. મારા અલ્પ વ્યાકરણથી મેં કાંઈ મોહી જાય તેવા ન હતા. તેમને व्याकरण न आवड़े તેની શરમ तो હતી જ નહીં. अब दोनों ने अच्छे से टाइम बिताया दोनों ने साथ में, और इन दोनों के बीच में मतलब अच्छी तरह से कनेक्शन हो गया, मतलब बहुत अच्छी तरह बात करते थे, सब ध्यान भी रखते थे एक दूसरे का. अब नारायण हेमचंद्र के बारे में बता रहे हैं. नारायण हेमचंद्र को है ना व्याकरण मतलब ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता था. क्रियापद और नाम में बिल्कुल भी पता नहीं चलता था. घोड़ो चाले छे तो घोड़ा जो है वो नाम हुआ, और चाले छे वो क्रियापद हुआ, तो वो उल्टा बोल देते कि जो चाले छे वो क्रियापद हुआ, क्रियापद की जगह नाम हुआ, और घोड़ो है वो क्रियापद हुआ. तो उनको मतलब ऐसा पता चल सकता है कि कुछ भी नहीं आता था, और गांधी जी को इतना बहुत कुछ याद है. और नारायण हेमचंद्र तो वैसे थे कि वो मतलब मानते भी नहीं थे उनकी गलती, वो कुछ ना कुछ ऐड करते रहते थे, और मतलब उनका व्याकरण इतना भी अच्छा नहीं था कि वो उनको मोह सके, मतलब गांधी जी को. और उनको कोई भी बात की नारायण हेमचंद्र को कि उनको कुछ नहीं आता, उनकी कुछ शर्म भी नहीं थी. હું કંઈ તમારી જેમ નિશાળમાં શીખ્યો નથી, મને મારા વિચારો જાણવામાં વ્યાકરણ જરૂર નથી જણાય. જુઓ તમને બંગાળી આવડે છે, મને તો બંગાળી આવડે, હું બંગાળમાં ફર્યો છું. મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરના પુસ્તકના તર્જુમામાં તો ગુજરાતી પ્રજાને મેં જ આપ્યા છે ને, મારે તો ઘણી ભાષામાંથી ગુજરાતી પ્રજાને તર્જુમા આપવા છે. अब बोलता है कि मैं तो स्कूल में भी नहीं गया हूँ, और आप तो थोड़ा बहुत स्कूल में व्याकरण सीखे हो, इसलिए मुझे व्याकरण आता नहीं है. और तुमको क्या बंगाली आती है क्या? मुझे तो बंगाली भी आती है. महर्षि देवेंद्रनाथ की जो पुस्तकें हैं वो तो मैंने तर्जुमा मतलब कि ट्रांसलेशन भी किया है, गुजराती प्रजा को मैंने दिया है, मतलब गुजराती भाषा में ट्रांसलेशन करके मैंने गुजराती प्रजा को भी दिया है. और मेरे को तो और सारी भाषा का भी तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन गुजराती प्रजा को देना है. और તે કરવા માય હું શબ્દાર્થ નથી વળગતો, ભાવાર્થ આપું એટલે મને संतोष. और उसमें भी मतलब मुझे कोई भी भाषा का देना हो तो मैं उसमें मीनिंग नहीं देखूंगा कि मीनिंग निकल रही है कि नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा कि भाव निकल रहा है कि नहीं, मतलब जो लिखा है उसका मतलब सही है कि नहीं, और उसमें मुझे संतोष मिल जाएगा. મારી પછી બાજીઓ ભલે વધારે આપે, હું તો વગર વ્યાકરણે મરાઠી જાણું, હિન્દી જાણું ને હવે અંગ્રેજી જાણતા થવો લાગ્યો. और भले ही मतलब कोई दूसरा कुछ ना क्यों ना करे, पर मुझे तो पता है कि मुझे मराठी आती है, हिंदी आती है, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख रहा हूँ, भले व्याकरण के बिना नहीं. मारे तो शब्द भंडार चाहिए. તમે એમ ન જાણતા કે એકલા અંગ્રેજીથી મને સંતોષ થવાનો છે. મારે તો ફ્રાન્સ જવું છે ને ફ્રાન્સ પણ શીખવી લેવું છે. હું જાણું છું કે ફ્રેન્ચ સાહિત્ય બહોળું છે, બનશે તો જર્મની પણ જઈશ ને જર્મન भाषा सीखी લઈશ. अब बोल रहे हैं कि मतलब मुझे तो अंग्रेजी से भी संतोष नहीं मिलना है, मुझे तो वर्ड्स चाहिए, इसलिए मुझे ना फ्रांस जाने की भी इच्छा है, और वहाँ पे फ्रेंच भी सीख लूँगा, और हुआ तो जर्मनी भी जाऊँगा और जर्मनी की भी भाषा सीख लूँगा. આમ નારાયણ હેમચંદ્રની ધારા ચાલતી જ રહી. ભાષાનો જાણવાનો અને મુસાફરી કરવાનો તેમનો લાભ અપાર હતો. अब मतलब वो बहुत ही लंबी बात कर रहे थे, और मतलब उनको बहुत ही खुशी थी ट्रैवलिंग करने की, और उनको अलग अलग भाषा सीखने की बहुत ही उत्साह था. ત્યારે તો અમે અમેરિકા જવાના જ, જરૂર. એ નવી દુનિયા જોયા વિના હું પાછો જઉં કે? પણ તમારી પાસે આટલા બધા પૈસા ક્યાં છે? મારા પૈસાને શું કામ? મારે ક્યાં તમારે જેવા ટીપ કરવી છે? મારે ખાવું કેટલું ને પહેરવું કેટલું? મારા પુસ્તકોમાંથી કંઈક મળે છે અને થોડું મિત્રો આપે તો બસ થઈ જાય. હું તો બધે ત્રીજા વર્ગમાં જનારો અમેરિકા ડેકમાં જઈશ. तो नारायण हेमचंद्र मतलब बोलते
नारायण हेमचंद्र को गांधी जी बोलते हैं कि तो फिर आप अमेरिका भी जाओगे? तो बोलता है हाँ ज़रूर, मेरे को वो नवी दुनिया देख के बिना कहाँ मृत्यु लेने की है, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। और बोला कि तो गांधी जी बोलते कि हाँ तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो बोलता है कि मेरे को पैसे के क्या काम, मुझे थोड़ी तुम्हारे जैसा मतलब टिप मतलब गांधी जी कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते थे, ऐसा सब मतलब उनका भाव था, वो थोड़ा मैच्योरिटी टाइप था। तो दैट्स वाई वो बोलते हैं कि मुझे क्या है सबसे टिप करने का मतलब, कि मुझे क्या खाना है क्या पीना है, मैं तो बस पुस्तक जो लिख रहा हूँ थोड़े बहुत और उसमें से कमा लूँगा, और मित्र है वो थोड़ा बहुत दे देंगे, और मैं फिर 3 और 3rd क्लास लेवल में मतलब डेक में चला जाऊँगा मैं, तो मुझे उससे कोई वांधा नहीं पड़ेगा। और 3rd क्लास डेक इन द सेंस डेक होती है शिप में जहाँ मतलब सब सामान पड़ा रहता है, वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं वहाँ पे भी बैठने के लिए तैयार हूँ और वहाँ से मैं अमेरिका पहुँच जाऊँगा। નારાયણ હેમચંદ્રની સાદાઈ તો તેમને પોતાની જ હતી, તેમની નિખાલસતા પણ તેટલી જ હતી. અભિમાન નામ નહોતું, પોતાને લેખક તરીકેની શક્તિ વિશે જોઈએ તેના કરતાં પણ વધારે विश्वास હતો. अब जो नारायण हेमचंद्र है वो बहुत सादगे तरह के थे और निखालस था मतलब वेरी फ्री माइंडेड, कुछ डरते नहीं थे बोलने में, सब कुछ बोल देते थे और उनमें बिल्कुल अभिमान था नहीं। और लेखक है उसकी भी मतलब उस लेखक है इसलिए उनको अपने जो लिखते थे उनके ऊपर इतना विश्वास था कि वो कभी उनको गलत मानते नहीं थे, भले अभिमान नहीं था पर। અમે રોજ મળતા, અમારી વચ્ચે વિચાર તેમજ આચાર સામ્ય ઠીક હતું, બંને અનાહાર કરનારા હતા. બપોરની ઘણી વેળાએ સાથે જમીએ. આ મારે અઠવાડિયાના 17 શિલિંગ રહેવાનો સ્વયંપાક કરવાનો કાળ હતો. હું કોઈ વેળા તેમને કોટડીએ જાઉં તો કોઈ વેળા મારી કોટડી આવે. હું અંગ્રેજીને ડબ રસોઈ કરું, તેમને દેશી ડબ વિનાનો સંતોષ જ ન મળે. દાળ જોઈએ જ. હું ગાજર ઇત્યાદિનો સૂપ બનાવું તેથી મારા ઉપર દયા ખાય. તેમણે મગ ક્યાંકથી શોધી કાઢ્યા હતા. એક દિવસ મારે સારું મગ રાંધીને લાવ્યા અને અત્યંત સ્વાદથી ખાધા. પછી તો અમારી આવી આપલે કરવાનો વ્યવહાર વધ્યો. હું મારી વાનગી તેમને ચખાડતું ને પોતાની એ ચખાડ્યા. अब बोलता है कि गांधी जी बोलते हैं कि हम दोनों हर रोज़ मिलते थे कि भाई हमारे जो आचार और विचार है दोनों मिलने लगे और हम दोनों अन्नाहार है. अन्नाहार मतलब वेजिटेरियन, मतलब नॉनवेज नहीं खाते, और दोनों मोस्टली दिन के टाइम पे तो साथ में ही खाना खाते. और अठवाडिये में मतलब 70 शिलिंग यहाँ का मतलब वहाँ की करेंसी इन द सेंस यहाँ पे अट्ठानी होती है, तो वो इतना जितना मतलब वो खा लेते थे. और वो कभी उसकी कोठड़ी में जाए तो ये कभी मतलब गांधी जी इनकी कोठड़ी में, नारायण हेमचंद्र की कोठड़ी में जाए, और नारायण चंद्र कभी गांधी जी के वहाँ आते. फिर जब गांधी जी को है ना गांधी जी अंग्रेजी टाइप का खाना बनाते थे तो उनको चलता नहीं, उनको तो बस देशी ही चाहिए था. और दाल तो चाहिए, मतलब दाल तो उनको चाहिए ही थी. और गाजर इत्यादि का जब गांधी जी सूप बना देवे तो उनको बहुत मतलब चिढ़ चढ़ती थी. इन द सेंस उनको मतलब गांधी जी को दया आ जाती थी कि वो खा नहीं रहे. अब एक टाइम उन्होंने वहाँ पे कहीं ना कहीं मग ढूंढ लिए, मूंग, तो उन्होंने मूंग की सब्जी बनाई. वो इतनी अच्छी लगी गांधी जी को कि अब तो मतलब कभी गांधी जी कुछ बनाते तो वहाँ पे और नारायण हेमचंद्र के घर जाता, और कभी नारायण हेमचंद्र बनाते तो गांधी जी के घर भी वो लेके आते. मतलब दोनों के आचार और विचार मिलने लगे और वार्तालाप बढ़ती रही. सो टुडे आज हम यहाँ तक रखेंगे पार्ट 1. नेक्स्ट टाइम मैं आपका पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे. अब थोड़ा ही बाकी है, उसको देखने से पहले आप आई होप ये वीडियो पूरा कर देवें. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो.